लिए या कहीं बाहर से बुलवा लेंगे, बनाया कुछ भी जा सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स। बेचे कहां, कैसे और कैसे बेचना है, आपको बिल्कुल देसी ढंग से मैं सिखाऊंगा। किताबी लफाजी बात नहीं करूंगा, जो मुझे आता है और मैंने अनुभव से धक्के खा के सीखा वो आपको देता हूं आपकी थाली में रख के आपके आगे। तो मैं चाहता हूं आप 2 सेकंड के लिए सोचिए, और अगर टाइप कर सकते हो तेजी से तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, चैट बॉक्स को जिंदा रखेंगे, और ना कर पाए तो बताइएगा। आप एक चश्मे के दुकानदार हैं, आपको मुझे ये चश्मा बेचना है, दिखाई दे रहा होगा सबको। तो अगर मैं आपके पास आया और मैं आपके पास आया, मैंने साहब नमस्ते, आपने कहा नमस्ते सर मुझे एक चश्मा खरीदना है, तो आपने कहा साहब ये चश्मा ले लो। अब आप मुझे ये चश्मा कैसे बेचेंगे, मैं क्यों ले लूं ये चश्मा, मैं क्यों ले लूं ये चश्मा आपसे, आप क्या क्या बताएंगे इस चश्मे के बारे में मुझे? ज्यादातर लोग क्या बताएंगे, सर इसकी कमानी बड़ी सॉफ्ट है, सर इसके चश्मे पे स्क्रैच नहीं आते ग्लास पे, सर इसका नाक वाला जो हिस्सा है ना ये बड़ा सॉफ्ट है, इस पे स्क्रैच नहीं आएंगे, सर हल्का है, कीमत में कम है, सर आप पर बहुत अच्छा लगेगा, सर ये अभी नया नया आया है, एक पर एक स्कीम है। ऐसी सारी बातें बताते हैं, और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। आप भी कहीं माल खरीद रहे हैं, कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज, चश्मा तो मेरी पॉकेट में था इसलिए मैंने चश्मा निकाल दिया, तो किसी के पास आप चश्मा लेने जाएंगे, आपके पास कोई आएगा, अब आप सब दुकानदार बने रहिएगा और मेरे साथ सीखते रहिएगा कि सेल्स किस चिड़िया का नाम और कैसे होता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग सेल्स में, आप सब बच्चे हैं, तो आप कहेंगे साहब हम तो अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं सेल्स में हैं, कहां से आ गए हम, सब बच्चे ही हैं ना, ये कौन सी क्लास में हूं? तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आप आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएशन है तो फिर आप मेरी बात समझ जाएंगे। तो अभी आप कहोगे साहब अभी तो धंधे में नहीं आए, व्यापार में नहीं आए, तो सेल्स में कहां से हुए? तो मेरी आप सबसे कहना ये है कि आप सारे के सारे बच्चे सेल्स में हैं। हेलो, हम सब जी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, हम सारे के सारे सेल्स में हैं। आप कहोगे कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। आप सब जबरदस्त सेल्समैन हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं था, और मैं अब आपको आइडिया देना शुरू करूंगा और आप देखते चलेंगे और जल्दी जल्दी काम बनता चला। पहला, आपने पहली सेल उस दिन करी थी जब आप कभी 8वीं 9वीं या 10वीं कक्षा में थे या 5वीं 6ठी कक्षा में थे, और आपने बाप से कहा था पिताजी अगर 90% नंबर ले आए तो साइकिल दिला दोगे, और उन्होंने दिला दी थी। उस दिन आपने पहली सेल कर ली थी। आपने दूसरी सेल उस दिन कर ली थी जब शायद किसी लड़के या लड़की को आपने प्रपोज किया होगा, देखो मेरे से दोस्ती कर लो, मैं बहुत अच्छा बंदा हूं, टॉप की आइटम हूं, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, और सामने वाले ने हाँ कह दी थी। उस दिन आपने दूसरी सेल कर ली थी। आप तीसरी सेल उस दिन करेंगे जिस दिन आप किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित होंगे और बाहर 150 बच्चे आप जैसे बैठे होंगे और आप उनको ये समझा रहे होंगे कि मुझे रख लीजिए नौकरी पर, मैं सबसे सही सबसे टॉप का हूं, बाहर और 150 बैठे बट मुझे रख लीजिए। हर वो वकील जो जज के सामने दलीलें पेश कर रहा है वो बेसिकली सेल्स कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरी दलीलें जज साहब खरीद लीजिए और मेरे वकील को छोड़ दीजिए। हम सब कंटिन्यूअसली सेल्स में हैं, और ये हमें इस बात का एहसास नहीं है। ये एक गुण हम सबको डेवलप करना चाहिए, बेहतर रिश्तों के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए सेल्स होना बहुत जरूरी है। जिसको सेल्स करना आता है वो कैरियर में आगे बढ़ते हैं, वो पैसे दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा बिकती है, उनको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, उनको तारीफ ज्यादा मिलती है, उनको प्रमोशंस ज्यादा मिलती है, उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है। वो बड़ा सिंपल से छोटे छोटे आपको टिप दूंगा, और आपको जब अपना माल बेचना है, जब आप व्यापार करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे या अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जाएंगे, या इंटरव्यू में भी बैठे होंगे, या किसी से पैसे की पिच करने जाएंगे, किसी से मांगने जाएंगे, किसी को अपना आइडिया समझाने जाएंगे, तो ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो आइए शुरू करते हैं ये छोटी सी यात्रा। अगले 25-30 मिनट सारे काम छोड़ दीजिए, मम्मी पापा को कहिए डिस्टर्ब नहीं करें, मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मेरा आपसे दावा तो नहीं है, लेकिन वादा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो आपको रोज काम आने वाला, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला। तो आइए वापिस उस उदाहरण की तरफ चलते हैं कि मैंने आपको कहा ये चश्मा मुझे बेचिए।
आपने मुझे तरह तरह की बातें कहनी शुरू करी, सर बहुत सॉफ्ट है, शीशों पे स्क्रैच नहीं आता है, इसकी कमानी बड़ी सॉफ्ट है, नोज पीस सॉफ्ट है, कीमत कम है, वजन में बहुत हल्का है सर। ये सारी चीजें आपने बताई। दोस्त, आज आप एक बात को समझिए, दुनिया के हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में, हर शख्स के दो हिस्से हैं। हर प्रोडक्ट या सर्विस के दो हिस्से, एक है फीचर जो उस उत्पाद के अंदर है, जो उस सर्विस के अंदर है जो आप दे रहे हैं। रिमेंबर, एक चीज है फीचर और दूसरी चीज है बेनिफिट। वो उस फीचर की वजह से उसको इस्तेमाल करने वाले को मिलता है। ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करता हूं, दुनिया के हर प्रोडक्ट में एक फीचर है जो कि प्रोडक्ट के अंदर होता है, और एक होता है उसका बेनिफिट जो कि उसके बाहर होता है, वो उस आदमी को काम आता है जो उसको इस्तेमाल करता है। तो कैसे? अब आप दुनिया में एक बात गांठ बांधिए, मैं हूं, आप हो, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम दुनिया में कोई भी चीज फीचर्स के लिए नहीं खरीदते, बेनिफिट के लिए खरीदते हैं। फीचर्स डोंट सेल, बेनिफिट सेल। बेनिफिट्स बिकते हैं, फीचर नहीं बिकते। करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। आपने जिंदगी में जब अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, सर्विस के बारे में बात करनी है, पहली बात कहनी है फीचर की, और दूसरा कहना है, दूसरी लाइन में उसका बेनिफिट बताना है। क्या सर इसके शीशों पर, चश्मे के शीशों पर स्क्रैच नहीं पड़ते, ये फीचर है, ये चश्मे के अंदर है, लेकिन रात को सर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको ग्लेयर नहीं आएगी, ये आपका बेनिफिट है। हेलो, पहली लाइन में क्या बताना है? फीचर। दूसरी लाइन में बताना है बेनिफिट्स। बेनिफिट बिकते हैं, फायदे बिकते हैं, फीचर नहीं बिकते। सर इसके चश्मे पर स्क्रैच नहीं आते सालों पर, ये फीचर है इसका, ये इसके अंदर है, आपको रात को जब आप गाड़ी चलाएंगे सामने से गाड़ी की जो रोशनी है वो ग्लेयर नहीं मारेगी, बेहतर देख पाएंगे, ये आपका बेनिफिट है। सर इसके नोज पीस बहुत सॉफ्ट है, ये इसका फीचर है, आपके नाक पर कभी चश्मे का निशान नहीं बनेगा, ये आपका बेनिफिट है। सर ये कीमत में बहुत कम है, ये इसका फीचर है। सर इतने पैसे बचाएंगे तो उसमें तो आप शाम को परिवार के लिए फल लेके जा सकते हैं, बच्चे की 1 महीने की स्कूल की फीस निकल आएगी, ये सामने वाले का बेनिफिट है। सर ये अनब्रेकेबल है, ये इसका फीचर है। सर साल में 2-3 चश्मों पे जो आप पैसे खर्चते हैं ना, 1000-2000 रुपए, वो नहीं खर्चने पड़ेंगे, वो कहीं अच्छे भले काम में यूटीआई में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ये आपका बेनिफिट है। सर इसके ये पीस बहुत सॉफ्ट है, कमानी बहुत सॉफ्ट है, आसानी से फैल जाती है, ये इसका फीचर है, इसके अंदर है। जब आप सिर झुकाएंगे तो यहाँ कानों के पीछे आपके दर्द नहीं होगा, चश्मा पहनने से कई बार झुकाने पे सिर दर्द होता है, ये आपका बेनिफिट है। दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी में किसी भी शख्स के, प्रोडक्ट के, उत्पाद के, सेवा के फीचर नहीं बिकते, बेनिफिट बिकते हैं। हम 100 रुपए की घड़ी भी खरीदते हैं तो उससे 101 का फायदा लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। वैल्यू फॉर मनी का कंसेप्ट है ये कैसे समझाना है ये समझिए। सर ये फ्लैट में एंटी स्किड टाइल लगी हुई है, सारे प्रॉपर्टी बेचने लगे हैं, ये इसका फीचर है। सर कभी माता जी या कोई सीनियर आदमी होंगे या आप भी कभी गिरेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं, तो वो जो हड्डियां कूले टूट जाते हैं वो सब नहीं होगा, ये आपका बेनिफिट है। एंटी स्किड टाइल उसका फीचर है। सर यहाँ की बालकनी से बड़ा खूबसूरत तालाब का व्यू दिखता है, ये फीचर है। लेकिन सर सुबह उठ के अंगड़ाई लेंगे, बेहतरीन ऑक्सीजन खींच के जाएंगे, बड़ा तरोताजा दिन भर महसूस करेंगे, ये आपका बेनिफिट है। हर चीज की। सर बैंकों में भी जाते हैं, सर आजकल बैंक में प्रोसेसिंग फी आधी है, ये आपका फीचर है। सर उतने पैसों में बच्चे की 1 साल की बस की फीस निकल जाएगी, आपका बेनिफिट है। सर हम घर आके डॉक्यूमेंट लेते हैं, फीचर बता रहे हैं, फायदा बताओ कि आपको हिलना नहीं पड़ेगा, सर आपका आने जाने का पेट्रोल टाइम बचेगा, ये आपका बेनिफिट है। मैं रिपीट करता हूं, सेलिंग कुछ भी नहीं है, लोगों को यह समझा पाना, इस नटिंग, अपनी ऊर्जा को दूसरे के मन में पहुंचा देना, बस ये सेलिंग है। इंटरव्यू बोर्ड में भी जब बैठे हो ना, वो सब फीचर मुझे देखते, मैं बीसीओ कंपनी को इंटरव्यू बोर्ड पर बैठता हूं, मेरे अंदर ये सीवी में सब लिखा तो हम पढ़ चुके होते हैं। सर मैं ये सब कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं एक्सेल भी बहुत अच्छा जानता हूं, वर्ड भी जानता हूं, डाटा एनालिसिस भी जानता हूं, फलाना जानता हूं, ये आपके फीचर है भाई। आपको उस कंपनी में जो इंटरव्यू लेने बैठे उसको ये भी अगली लाइन में भी बताना है कि उसकी कंपनी को इन चीजों से क्या फायदा होगा। सर आई एम ए ग्रेट बिग डाटा एनालिस्ट, तो जितनी आपकी सेल्स के डाटा है ना, आई होप कि आपकी मैं सेल 10% बढ़ा दूंगा, ये बेनिफिट है। सामने वाले कान खड़े होते हैं, हेलो, फीचर नहीं बताने हैं, फीचर बताने हैं।
लेकिन फीचर के साथ ये भी बताना बेनिफिट क्या है सामने वाले के, दैट इज मार्केटिंग। इंटरव्यू में भी आप अपने आप को बेच रहे हैं। सर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने 8 घंटे बेच रहे हैं किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे पाने के लिए। वी ऑल आर इन सेल्स, वी ऑल आर इन सेल्स। कोई भी ऐसा नहीं है जो बेच नहीं रहा है, सब बेच रहे हैं। और जिन लोगों को एहसास है वो बेहतरीन बेच रहे हैं। इंटरव्यू में बैठ के कह रहा है कि सर मुझे ये आता है, ये मेरे फीचर है, वो तो दिखाई दे रहा है, और सर कंपनी को मैं ये बेनिफिट पहुंचाऊंगा, आपका सिलेक्शन पक्का। भूल जाए सारे इंटरव्यू टेक्निक जो लोग पढ़ाते रहते हैं। इंटरव्यू कुछ नहीं है, अपने आप को बेचने की दुकान है। तो पहली टिप मैंने आपसे कहा हम सब सेल्स में हैं। दूसरी मैंने आपको कहा फीचर्स डोंट सेल, बेनिफिट सेल। जिंदगी भर इस बात को याद रखिएगा। कभी भी कहीं भी किसी भी पिच में किसी भी मौके पे आइडिया बेचते हुए, पैसा मांगते हुए, इंटरव्यू में बैठे हुए, रिश्तों में कुछ भी नई बात करते हुए आपने पहली लाइन में फीचर बताना, और एज्यूम मत कीजिए कि सामने वाला खुद ही बेनिफिट समझ नहीं समझते सर लोग बाग, उनको बोल के बताना पड़ता है। अनुभव से बता रहा हूं मैं आपको इतने साल के, उनको ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है मॉनिटरी टर्म्स में कई बारी कि पैसे की मुद्रा में आपका इतना बेनिफिट हो जाएगा, तब लोगों को समझ आता है कि ये चीज ले ली जाए। मैं आपको ना वो सब बता सकता हूं, 4P ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्रोडक्ट, पिचिंग, सेल, पॉइंट ऑफ सेल्स। मैं नहीं करना चाहता, वो कुछ नहीं समझ आता, किसी को कुछ नहीं याद रहता। मैं तो आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहा हूं, और इसको गांठ बांध के रखिएगा। एंड दिस वर्क्स, दिस ओनली वर्क्स। दूसरा, आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक आइडिया या एक प्रोडक्ट लेकर आपके पास 2 लोग आए, ध्यान से सुनिएगा सवाल को और फिर इसका जवाब अपने मन में गढ़िएगा। एक ही चीज, एक जैसी परफॉर्मेंस, एक जैसे उनके उत्पादन, एक जैसी कीमत, एक जैसी आफ्टर सेल सर्विस, सब कुछ एक जैसा है। 2 लोग लेकर आए हैं, एक पहली बार आप मिल रहे हैं और दूसरे को आप पिछले 5-7 साल से जानते हैं, आपकी दोस्ती है, तो किसको बिजनेस मिलेगा, किसके पास धंधा जाएगा, किसको ऑर्डर मिलेगा? आप सब इस सवाल का जवाब जानते हैं, दोस्त को मिलेगा। तो मेरा दूसरा सेल टिप यह है, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर सब कुछ बराबर है तो एक दोस्त ज्यादा कामयाब है, ज्यादा बेच पाता है। अनुभव से और एग्जाम्पल से समझाता हूं। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, फ्रेंड्स विन इन सेल्स। कैसे? तो सारी दुनिया के दोस्त तो नहीं हो सकते सारे कस्टमर के, तो क्या करें? तो आइए मैं आपको जल्दी से टिप दिखाता हूं कैसे करते हैं। दोस्त बनिए, दोस्त बनिए। अगर आप दोस्त हैं तो आपका काम बन गया। आप माल मत बेचिए, आप दोस्त बनिए। ऐसा दोस्त बनिए जो आप उनकी समस्या हल करना चाह रहा है। दोस्त ने आके कहा यार मैं एक घर लेना चाह रहा हूं, तो आपने कहा चल जल्दी से घर दिला देता हूं। तो दोस्त क्या करते हैं, सेल्समैन के पास जाओगे, गए सर ये हमारे पास 4-6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डुप्लेक्स दिखा देता हूं, फ्लैट दिखा देता हूं, ये फीचर है, इतना एरिया, ये ले लीजिए, ये हॉस्पिटल पास है। दोस्त क्या कहेगा? दोस्त को कहोगे जाके यार घर लेना चाह रहा हूं। अब एक साले शर्मा जी से पूछ लिया कि नहीं, मेरे दोस्त हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? दोस्त इस बात में लग जाता है कि आपको अच्छे से अच्छा घर कम से कम कीमत में कैसे मिले। अगर आप सेल्स में हैं तो अपना माल मत बेचिए। मान लीजिए आप लोन देते हैं या कोई भी सर्विसेज देते हैं, सेवा देते हैं, कोई माल बेच रहे हैं, उसको कोशिश कीजिए सर आप ही घर बेच रहे हैं। मैं कहता हूं कोई आपके पास आए, यार मुझे घर लेना है, शर्मा जी, दीपक जी, अग्रवाल साहब, कहना है सर बिल्कुल लीजिए, कैसा घर लेना है, कहाँ ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अब आप दोस्त हैं, माता जी के लिए देख लिया कि नहीं फीचर है, मेरा घर लो या नहीं सर, पहले ये सब चीजें देख लो। आप एक दोस्त हैं जो ये चाह रहा है कि आप अच्छे से अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आपका दोस्त अच्छे या वो ग्राहक अच्छे से अच्छा कर ले, मेरा माल ले ना ले, आप ही का लेगा। क्योंकि अगर सारी चीजें बराबर हैं तो अभी आपने माना कि दोस्त जीतते हैं। तो दोस्त बनिए। तो दोस्त कैसे बनते हैं? कई लोग क्या करते हैं, आप सब कभी ना कभी डॉक्टर के गए होंगे, तो सेल्स करने के लिए, बेचने के लिए पहले डॉक्टर बनिए। आप कहोगे डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है, समझे नहीं। कभी पेट दर्द लेकर डॉक्टर के आप गए होंगे, कभी ना कभी हुआ होगा, मेरा ऐसा विश्वास है आपके साथ। तो आप डॉक्टर के गए और डॉक्टर के पहुंचे और डॉक्टर को आपने जाकर, डॉक्टर साहब पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने अपने लिटा, इसको टेबल पे लिटा और इसके पेट को काट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है।
जाओगे ऐसे डॉक्टर के, झांकोगे भी नहीं, जीवन में भी नहीं झांकोगे। जब आप जाते हो डॉक्टर के, आप कौन से डॉक्टर के जाते हो? ऐसा डॉक्टर होता है जो बिठाता है, पहले तो आपकी बात ध्यान से सुनता है, फिर कहता है बताओ यार क्या प्रॉब्लम है। तो फिर आप बताना शुरू करते हो कि क्या हो गया, कि सर पेट दर्द हो रहा है। कब से हो रहा है यार? सर कल से हो रहा है। क्या खाया? रात को क्या खाया था? अभी क्या लिया? उल्टी उल्टी तो नहीं हुई? सारा पूछता है, डायग्नोस करता है और फिर आपको पर्चा लिख के देता है। तो यही आपने करना है। जब आप कुछ भी बेचने निकले, विपणन करने निकले, तो पहले आपको डायग्नोस करना है। कोई आया आपके पास, यार दीपक भाई आपका ये लेना था, कैसा लेना है, कितना लेना है, कौन कौन इन्वॉल्व है। दिमाग थोड़ा खुला रखिए, डायग्नोस कीजिए उसको, जरूरत किस चीज की है, किस लेवल की जरूरत है, उसका मकसद क्या है और उसमें मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। और फिर बेहतरीन पर्चा लिख दीजिए कि यार ये ले लो मेरे हिसाब से तो, और वो क्या है, वो आपका प्रोडक्ट है। आप समझा पाएंगे कि मेरा, क्योंकि आपने डायग्नोस कर लिया कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी पीड़ा क्या है जिसका ये हल ढूंढता हुआ मेरे पास आया, और उस पीड़ा का फिर आप बेहतरीन सी दवाई लिख देंगे अपना प्रोडक्ट देके उनको। अच्छे सेल्समैन अच्छे दोस्त होते हैं और अच्छे डॉक्टर होते हैं। वो दो काम करते हैं, वो आपकी समस्या को, सर बच्चे के लिए लोन चाहिए, अरे वाह अंकल क्या बात है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, तो दिस इज ग्रेट आइडिया सर। और क्या, आप सारे, ये तो आपने बहुत अच्छा एडमिशन करा दिया सर, वहां पे भी है एक, देख लो मेरा एक जानकार है, वहां भी बात कर लूं क्या? आप एक ऐसे दोस्त हैं जो उसे लोन टिकाने में नहीं लगा हुआ। आप चाह रहे हो कि उसका बच्चा कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी जगह पढ़ ले, और अगर उसने डिसाइड कर लिया तो उसको कैसे आप बेहतर से बेहतर हेल्प कर दे। अंकल मेरे एक शहर में जानकार भी रहते हैं, उस एरिया में बड़ा अच्छा है, जैसे दोस्त करते हैं, इट वर्क्स वंडर्स। लोन तो झक मार के आपसे लेगा, वो प्रोडक्ट आपका झक मार के, वो सर्विस लेगा ही लेगा, क्योंकि आप एक दोस्त बन गए हैं। आप सबके भी होते हैं ना, हम सबके दोस्त होते हैं, तो दोस्त क्या बनते हैं, वो हक बना लेते हैं। कभी कभी वो बैंक में फोन करके आपके पिताजी, यार ये शर्मा जी देखना, मैं अपने एक दोस्त को भेज रहा हूं, बेटे को भेज रहा हूं, जरा इसे देख लेना, क्योंकि दोस्ती है तो दोस्ती हक मांगने लगती है अपना। यार तू चला जा फला जगह, वहां मेरे दोस्त है, वो तेरा काम कर देंगे। दोस्तों के पास बिजनेस ऑटोमेटिक आता है। काश आपके 25-50 लोग ऐसे शहर में घूम रहे हो जो आप व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए वो कह रहे हो ओ यार वो फला दोस्त करता है मेरा, उससे जाके ले ले, वो कर देगा। वाह, बन गई बात। तो मेरा सेल्स का आपको मैंने 3 टिप अभी तक दिए। पहला, मैंने आपको कहा हम सब सेल्स में हैं, जीवन भर सेल्स में हैं। हर आदमी जो काम कर रहा है, चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड में है, चाहे वो जज के सामने खड़ा हुआ है, चाहे वो बॉस के सामने खड़ा हुआ है, चाहे वो रिपोर्ट दे रहा है, वो सारे के सारे सेल्स में है। मैंने आपको कहा कि सेल्स एक लाइफ का हिस्सा है। दूसरा मैंने आपको बताया, और इस बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए, कि प्रोडक्ट्स फीचर्स डॉट सेल, बेनिफिट सेल। जब भी आप बताएं तो पहले बताइए अपना सामान के फीचर, और फिर उसी से फीचर से जुड़ा हुआ इस्तेमाल करने वाले का, उपभोक्ता का, उपयोगकर्ता का बेनिफिट क्या है। छोटी से छोटी खरीदी में भी हम 100 रुपए की खरीदी में 101 के बेनिफिट देखते हैं। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तीसरा मैंने कहा दोस्त बनिए। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, फ्रेंड्स ऑलवेज सेल बेटर। तो दोस्त बनिए। आप जब कोई आपके पास कोई समस्या लेकर आए तो उसको ये एहसास हो कि एक ऐसा दोस्त है जो मेरी इस समस्या में हेल्प करना चाहता है। आपका प्रोडक्ट और सर्विस तो वो निश्चित रूप से ले लेगा अगर आप दोस्त बन जाएंगे। और फिर मैंने आपको कहा कि डायग्नोस कीजिए, डॉक्टर बनिए। ए गुड सेल्समैन मार्केटिंग इज लाइक ए डॉक्टर। डॉक्टर के यहाँ जाइए, कहिए डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ये थोड़ी करता कि पेट काटो इसका, 4 सवाल पूछता है, डायग्नोस करता है, फिर पर्चा लिखता है। आप सेल्स का मेरा चौथा टिप ये है कि आप डायग्नोस कीजिए पहले, सर क्या चाहिए, कैसे हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हल चाहता है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने पैसे हैं। और 5वें पॉइंट पर आता हूं, डिसीजन मेकर ढूंढिए। डिसीजन मेकर ढूंढिए। जब आपके पास एक ही सेवा को लेने एक परिवार से या एक ग्रुप से या एक संस्था से 4 लोग आए, तो आपके दिमाग की बत्ती जलती हो कि इनमें फैसला किसका चलेगा। सबकी नहीं चलती, किसी एक की चलेगी। और आपके दिमाग में इतनी शार्पनेस हो कि जिसको आप समझ पाए कि वो कौन है जिसकी चलेगी। साड़ियों की दुकान पे 3-4 महिलाएं जाती है ना, तो जो साड़ी वाला सेल्समैन होता है सब पहन के तो दिखाता है, बट वो ताक लेता है कि इनमें सास है ये,
और इसी की चलेगी। तो उनको कहता माता जी ये देखिए साड़ी कैसी लग रही है, क्या कहती हैं आप? क्योंकि वो ताक लेता है कि डिसीजन मेकर कौन है। बच्चों के बहुत सारे प्रोडक्ट की डिसीजन मेकर माता पिता है। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसको बेचना है, किसको बेचना है। ऊर्जा बेकार मत कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि क्या है। तो डिसीजन मेकर क्या है, फिर कैपेबिलिटी क्या है। देखिए आप अपना माल बेचने जा रहे हैं और अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 25,000 है तो कहां बेचने जाएंगे? तो प्रोस्पेक्टिंग सीखिए। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? बैठ के दिमाग लड़ाइए कौन है। तो पहली बात तो ये समझिए कि यार ये जो मेरा माल है ये अन्ना नगर में नहीं बिकेगा, तो वहां दिमाग लड़ाना बेकार है। जो 25,000 रुपए की आइटम खरीदने की ताकत रखता है, तो प्रोस्पेक्टिंग मुझसे लोग कहते हैं कि कैसे? मैं कहता हूं तेरे प्रोडक्ट की कीमत बताया। तो कहता है सर मेरा प्रोडक्ट जो है ये 35,000 रुपए का है, इंफ्रामेडी सीमेंट। तो मैंने कहा भैया तू एक काम कर, ऐसे बंगले ढूंढ जिनमें कारें एक दो खड़ी दिख रही हो, साइज बड़ा हो। ये प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग कीजिए और सही आदमियों तक पहुंचिए, सही डिसीजन मेकर तक पहुंचिए, कैपेबिलिटी देखिए, डायग्नोज करना सीखिए। ये सेल्स ऐसा नहीं है, ये आप चाहो तो गूगल पे 4 बटन आप दबाएंगे ना तो आपको मिल जाएंगे 4P, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग, प्रमोशन। नहीं 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 नहीं, ये सब काम करता है, मैं मना नहीं करता हूं, बिल्कुल आपको सिखाने वाले भी आएंगे, लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई, बिल्कुल देसी जो ढंग से काम होते हैं धरती में। चौथा, वी बाय एट इम्पल्स एंड इमोशनल रीजंस। इमोशंस को अपील कीजिए। इमोशन से हम, वी आर इमोशनल बायर्स। तो अगर आप इमोशन से बेचेंगे, लोग इमोशन से खरीदेंगे। और समझिए दुनिया में ऐसा ना लगे जब भी आप कुछ बेचने जाएं कि आप उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। हेलो, जिस चीज से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, ऐसी अगर सामने खरीदने वाले के मन में भावना आ गई तो आप वो कभी नहीं खरीदेगा। लोग घरों को, गाड़ियों को ऐसे ही बेचते हैं, एहसास ही नहीं होना चाहिए कि आप उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। If you love your product, if you are passionate about it, everyone will be passionate about you. Marketing की कुछ भी नहीं, it is transfer of my enthusiasm to you. I repeat, marketing is nothing but transfer of enthusiasm of seller to the buyer. मेरे जोश को, मेरे पैशन को अगर मैं आप तक ट्रांसफर कर सकता हूं तो वो है मेरी सेल्समैनशिप, वो है मेरी मार्केटिंग स्किल्स, वो है मेरी विपणन कला। जिस चीज के बारे में आप पैशनेट है, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, आपको उसके प्रति ऊंचा हो, आप उसे देखना चाहते हो, आपके अपने अटल विश्वास हो कि सामने वाले का इससे फायदा होने वाला है, उसको ये एहसास हो कि एक दोस्त है जो मेरा भला करना चाहता है, आपने डायग्नोज कर लिया है, आपने बेनिफिट गिनवा दिए हैं, आप पक्के सेल्समैन बन गए। और दुनिया में सेल्स वालों की ही इज्जत है, सब सेल्स वालों की इज्जत। और आप खूब देख रहे हैं, इस बात को समझते हैं। कंपनियों में सीईओज वही बनते हैं, उनकी सैलरी दूसरों से 30% ज्यादा होती है, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है, उनको प्रमोशंस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में बनाया कुछ भी जा सकता है, बेचा सब कुछ नहीं जाता। बेचने की जड़ पहले। तो एंटरप्रेन्योर स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि पहले ये देखिए कि बिकेगा क्या। और बड़ी फेमस कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखता है ये नहीं कि आपको लेके घूमना है गोदी में हर चीज को, अगर ऐसी चीजें लेके घूमिए, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस, लगातार। मैं इंदौर जाता था बसों में, जब शुरू में मैंने काम शुरू किया, धक्के खाता था जाता था, मेरी सेल्स रुकती नहीं थी। मैं साथ वाली सवारी को जाते हुए भी बताता था, आते हुए भी बताता था। आष्टा में चाय नाश्ता लेते थे तो बदल लेते थे, तो दूसरी जगह बैठ जाता था, दूसरी सवारी को बताता था, नॉन स्टॉप। मैंने एक जगह पेट्रोल डलवाते डलवाते पेट्रोल डालने वाले को अपना प्रोडक्ट बेच दिया। ये कंटिन्यूअस काम है, ये नहीं कि किस दिन ऑफिस में बैठूंगा और सेल्स पिच लगाऊंगा उस दिन करूंगा। लगातार वो ऊर्जा, वो जुनून, वो जोश बना रहे और आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास, तब बात बनती है। वो दीवानगी जुनून है ये, और ये वो चीज है जो इतिहास बदलती है। मार्केटर्स वो लोग हैं सर जो लोगों के जीवन बेहतर करते हैं।
सेल्स वाले वो लोग हैं जो लोगों को नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस करते हैं। सेल्स वाले वो लोग हैं जो समाज को बेहतर बनाते हैं। सेल्स वाले वो लोग हैं जो आपके परिवार को बेहतर बनाते हैं, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, आपको जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस काम में प्राइड लीजिए, और जब प्राइड लेंगे तो फिर आप उस ऊर्जा से कर पाएंगे जिस ऊर्जा से आपको ये काम करना चाहिए। तो मार्केटिंग सारे काम की, सारे आपके प्रयासों का फलीभूत होने का ढंग ये है, वो सारे आइडियाज, वो जो मैंने आपको सारे रिसोर्सेज अभी तक बताए, जो सारे संसाधनों का जिक्र करा, वो जब आखिरी में निकल कर आपके हाथ में आ गया, अब है असली काम उस माल को उन लोगों तक पहुंचाना जिनको उसकी जरूरत है। उनकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, डिटेलिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, आइडिया कैसे लगाएंगे, सामने वाले को उसका बेनिफिट कैसे समझाएंगे, हर चीज का बेनिफिट बताना है। उनके दोस्त कैसे बनेंगे, उनके सहायक कैसे बनेंगे, उनके डॉक्टर कैसे बनेंगे। आप देख रहे हैं सेल्स कितनी जबरदस्त चीज है। इनफैक्ट पूरे कैरियर बनते ही सेल्स में और मिटते भी सेल्स में। ये कहते हैं डेथ फील्ड है, मैं कहता हूं ये ग्रोथ फील्ड है। अगर कोई एक चीज जो आपको शानदार आदमी, करोड़पति, अरबपति, अगर मुझे कोई कहा जाए कि सिर्फ एक काम करना है दुनिया में, क्या करना है, तो मैं वो मुझे सेल्समैन बनना है। कोई लिमिट ही नहीं है सब कमाने की, अगर आपको बेहतरीन माल बेचना आता है। और मैंने आपको समझा दिया, बच्चे भी सेल्स कर रहे हैं, वकील भी सेल कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी सेल कर रहे हैं, हर कोई सेल कर रहा है। और जैसे आप बेहतर इसमें बन पाएंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे। आखिरी एक सवाल, आपको जब आप सेल्स करने निकले, व्यापार शुरू करेंगे, 4 तरह के लोग मिलेंगे। तो 2 पैरामीटर है, एक वो जो आपसे खरीद रहे हैं, खरीदना और खुश होना, 2 चीजें अलग अलग हैं। ये जॉब पे भी लागू होती है, बिजनेस में भी लागू होती है, घरों में भी, रिश्तों में भी। आप समझे कैसे? 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहले वो जो ना तो आपसे खुश है, ना आपकी सेवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो, ध्यान दीजिएगा और चाहिए तो नोट कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के लोग, पहले वो जो ना आपसे खुश है, ना आपसे सामान खरीद रहे हैं। दूसरे वो जो आपसे खुश नहीं है लेकिन फिर भी आपकी सेवाओं का या आपके उत्पादन को खरीद रहे हैं या सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे वो जो खुश भी है और आपकी सेवाओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, खुश भी हैं और खरीद भी रहे हैं। चौथे वो जो खरीद रहे हैं लेकिन खुश नहीं है आपसे। तो मुझे आप बताइए कि अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो किन लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं रिपीट कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 4 तरह के लोग हैं। पहले वो जो ना खुश है ना खरीद रहे हैं। दूसरे वो जो खुश नहीं है बट खरीद रहे हैं। तीसरे वो जो खरीद नहीं रहे लेकिन खुश है। और चौथे वो जो खरीद भी रहे और खुश भी हैं। तो अगर आप एक व्यापारी हैं तो किन ग्राहकों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, किन पर बेचने की कोशिश करेंगे? 1 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। देखिए, जो खरीद रहे हैं और खुश भी हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, वो तो खरीद रहे हैं, माल बिक रहा है। दूसरा वो जो खुश नहीं है और खरीद रहे हैं, ये भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये माल ले रहे हैं तो ठीक है, सेल्स हो रही है। सारी सेल्स, वॉल्यूम बढ़ाने का, अपने उत्पादन की सेल बढ़ाने का जो पॉइंट पड़ा हुआ है वो उन लोगों में है जो आपसे खुश तो हैं लेकिन खरीद नहीं रहे। सारी ऊर्जा, सारा ध्यान उन लोगों पर लगाइए जो आपके प्रोडक्ट से राजी हैं, जो कन्विंस्ड भी हैं, जिनको जरूरत भी है लेकिन ले नहीं रहे हैं। और जो ना खुश है और ना खरीद रहे हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जिस दिन मैं फुर्सत बैठा हूंगा, जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, बेला बैठा हूंगा, ये लगेगा कि यार कुछ नहीं करे, उस दिन उन पे थोड़ी बहुत ऊर्जा खर्च हुआ। उन पर अपनी ऊर्जा और कारतूस मत खर्च कीजिए, अपना गोला बारूद वहां वेस्ट मत कीजिए। उन लोगों पर फोकस कीजिए जो राजी तो हैं, दोस्त भी हैं, चीज भी पसंद करें लेकिन ले नहीं रहे हैं। जो खुश है और ले रहे हैं उनकी चिंता नहीं है, जो खुश नहीं है और ले रहे हैं उनकी भी चिंता नहीं है। चिंता उनकी है जो खुश है और खरीद नहीं रहे, सिवाय ले नहीं रहे। तो उन लोगों पर ध्यान दीजिए। अपनी सेल को बढ़ाने का एक बेहतरीन ढंग है। मैं सभी जगह कहता हूँ, बैंकों में कहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूँ, यार 4 कैटेगरी में कस्टमर्स को बांटिए और देखिए कि कौन सा कस्टमर है जो इस कैटेगरी में पड़ा हुआ है कि खुश है और ले नहीं रहा है। जो खुश नहीं है, खरीद रहे हैं, उनको भूल जाइए। उनके ऊपर उस दिन ध्यान देंगे जिस दिन बिल्कुल फुर्सत में बैठे होंगे और अपना थोड़ा बहुत टाइम लगा देंगे, 1 घंटा। वहां से नहीं आना है आपका सारा सेल्स वॉल्यूम, वहां से आपकी ग्रोथ नहीं आनी है। तो दोस्तों, मैं अपने सेशन के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहा हूं। आपके कोई सवाल हो तो प्लीज पूछते रहिए, चैट बॉक्स को क्वेश्चन आंसर वाले हिस्से में दागते रहिए
और मैं आप सारे सवालों के जवाब फटाफट आपको दे दूंगा, और अगर कुछ नहीं होंगे तो फिर मैं आपके रिमार्क्स की, क्लोजिंग रिमार्क्स के ऊपर जाऊंगा। तो ये कहां से पता लगेंगे सर सारे सवाल जवाब? अरे बाप रे, अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे भर दिया आप लोगों ने। नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं बस ठीक है, अब मैं सारे सवालों के जवाब लेता हूँ। ओके, एक सवाल ये आया दिव्यांशी चौखर का कि सर देखिए, हृदय के सवाल से शुरू करता हूं पहले। गंजे को कंघी बेच सके, ये कला नहीं, क्वालिटी नहीं। लोगों को वो चीज बेचेंगे ना, बाद में वो चीटेड महसूस करेंगे। देखिए मैं आपको एक और बताता हूं, माल टिकाना नहीं है। हम सबके साथ कभी कभी एहसास होता है कि यार इसने टोपी पहना दी साले ने, और फिर हम 10 लोगों को जाके बताते। ये एहसास नहीं छोड़ना है। एक अच्छे सेल्समैन ये कभी नहीं करते। अगर ये देखिए, हम किसी ऐसे आदमी से खरीदना चाहते हैं जो बाद में हमें फीलिंग ये दे कि यार इसने हमें माल टिका दिया। आप लेना चाहोगे? कभी नहीं लेना चाहोगे, मैं भी नहीं लेना चाहूंगा। अगर ये फीलिंग आ गई ना कि ये साला टोपीबाज आदमी है, तो बचेगा, बचे रहिए। तो मैं आपसे कहता हूँ हृदय जी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, गंजे को कंघी नहीं बेचनी है, गंजे को बाल उगाने का तेल बेचना है। फिर कंघी बेचेंगे अपन उसे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या करने की जरूरत है। दूसरा, किसी ने कहा सब मैंने लोगों को किया, उसने कहा कुछ प्रॉफिट होगा तो पैसे देंगे। देखिए पैसे मांगना अपनी कला रखिए, अपने आप जितना अपना खुद का सम्मान करें ना, उतना लोग आपका सम्मान करेंगे। लॉयल सेल्समैन बचिए, भिखारी मत बनिए। आप उनसे पहले से तय कीजिए कि क्या टर्म्स है। अगर आपने पहले ये तय किया था कि सब कुछ फायदा होगा, तो फिर आपको मांगने का हक नहीं है। और अगर आपने पहले तय नहीं किया, तो आप इसको एक लेसन की तरह लीजिए कि अगली बार कोई सेवाएं दे तो बताइए कि साहब इसकी ये ऊर्जा लगेगी और ये इसमें कीमत है। कोई ले, देखिए हम लोगों को आदत डाल देते हैं हमारे साथ व्यवहार करने की। मैं जिस शहर में रहता हूं, आपके शहर में भी ऐसा होगा, कुछ डॉक्टर 9 से 10 मिलते हैं तो आदमी झक मार के पेशेंट 9 से 11 जाता है। जो दिन भर बैठे रहते हैं उनके यहाँ कभी भी पहुंच जाता है। आप आदत डालते हैं लोगों की कि वो आपसे कैसे ट्रीट करते हैं, आपसे कैसे बिहेव करते हैं। आदत डालिए कि आप इससे काम लेंगे तो सेवाएं मिलेंगी। उनको कहिए मैं बेहतर काम करूंगा, बेहतर समय दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ आप बेनिफिट होने के बाद दीजिए, कुछ मेरा जो समय ऊर्जा लगी है उसकी कीमत है वो दीजिए। अपने समय की और अपनी ऊर्जा की अगर आप सही कीमत नहीं लगाएंगे तो कोई भी नहीं लगाएगा। जो बायर है, जो हैप्पी है, उस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी वो हम बात करेंगे। जो खुश नहीं है फिर भी खरीद रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। जो खुश है और नहीं खरीद, जो खुश नहीं है और खरीद रहे हैं, माल बिक रहा है ना, उसकी चिंता नहीं है। जो खुश है और खरीद रहा है उसकी भी चिंता नहीं है। जो खुश है और नहीं खरीद रहा है, पूरा ध्यान उन ग्राहकों पर लगाइएगा। वो है जो आपको कर। सर मैं बहुत कुछ करने की सोचता हूं पर कर नहीं पाता हूं, ऐसा क्यों होता है? सर मैंने आपको कहा आपके अंदर दीवानगी हो, आपके अंदर कोई आग लगाइए। 2-4 सपने ऐसे आग लगा के रखिए जो आपको रोज सुबह उठाए कि मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना है, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदनी है, एक बड़ा सा घर देखना है। ये सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। अपने आप को खींचना पड़ता है। जो लोग अपने आप को नहीं खींचते वो दूसरों को भी नहीं खींच पाते। Sir is making gift card and gift is a good business plan and is there a good selling on it? हाँ हाँ, मैं कहता हूँ दुनिया में हर आइडिया अच्छा है, सब बिक रहा है। गिफ्ट कार्ड क्या नहीं बिक रहे? बिक रहे हैं, हर चीज बिक रही है। सिर्फ बेचने की अदा मैंने आज आपको बता दी है कैसे करना है। स्टार्टअप बिजनेस के लिए मैं फंडिंग की आपको शुरू में बता चुका हूं। देखिए मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा हूं फंडिंग के लिए, क्योंकि एक सज्जन आएंगे, डॉक्टर साहब ने पूरा इंतजाम किया हुआ, डॉक्टर प्रबोध ने, कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जहां से फंडिंग मिलती है। उन फंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है, जिसका मैं आपको रास्ता बता चुका हूं। दोस्त, माता पिता, रिश्तेदार कहां से आएगा, सिर्फ उसकी शर्त वो याद रखिएगा कि आप इतने कन्विंसिंग हो, आपकी छवि ऐसी हो कि लोग ये कहें कि ये सिंसियर आदमी है और इस पर दाव लगाया जा सकता है, तो आपको वो मार्जिन मनी मिल जाएगी। और बाकी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है दोस्तों, जिससे आपकी काम बन जाएगा। तो क्लास अच्छी थी। और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं आपको सारे सालों के जवाब दे चुका हूं। स्ट्रेटेजी यही होनी है कि लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए मैं क्या बना सकता हूं। हाँ, ये शुभम, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा सवाल बना। और कि पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदले, पैशन को ही प्रोफेशन में बदलना है, या प्रोफेशन आपका पैशन हो तो समझिए क्या बात है। तो कैसे बदलना है? सिंपल, आपकी पैशन क्या है वो देखिए और उस डिसीजन मेकर तक पहुंचिए।
कैपेबिलिटी देखिए, डायग्नोज करना सीखिए। ये सेल्स ऐसा आना है। उनके दोस्त कैसे बनेंगे, उनके सहायक कैसे बनेंगे, उनके डॉक्टर कैसे बनेंगे, भूल जाइए। उनके ऊपर उस दिन ध्यान देंगे जिस दिन बिल्कुल फुर्सत में बैठे होंगे और अपना थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे, तो कोई भी नहीं लगाएगा। हर काम में पैसे की भी जरूरत नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे भी किए जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप बिना पैसे के बन सकते हैं। अच्छा काउंसलर बन, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो आप आपकी जो पैशन है उसको देखिए कि वो कैसे। सर मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, तो बनो ना, रूम डेकोरेटर बनो, आइडिया डेकोरेटर बनो, आइडिया कन्वर्टर बनो, क्यों नहीं? यूज कीजिए ना अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलिए और लोगों को बता पाइए और कीजिए काम। देखिए फिर क्या होता है, लोग आपके पीछे आएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे निश्चित रूप से। और क्या सवाल है? तो पैशन प्रोफेशन, शुभम दिस इज ग्रेट आइडिया, आई लाइक इट एंड यू शुड गो इट। और क्या सवाल है? नेटवर्क मार्केटिंग के पे कैसे कह रही, नेटवर्क मार्केटिंग पर के रे है ऐसी आपकी क्या राय है? मेरी ओके मुझसे दिल से पूछेंगे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा वोटर नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो डिपेंडेंट है दूसरे लोगों के काम पर आपके इनकम के लिए। दूसरे लोगों की डिपेंडेंसी जो होती है ना, वो कभी भी काम बनता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा विश्वास खुद पर, दूसरों पर है, और दूसरों को उस लायक बनाइए कि उन पर आप विश्वास कर सके, फिर आप बिजनेस कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप कीजिए, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा वोटर नहीं हूं। मेरी बहुत ज्यादा उसमें राय नहीं है। सेनिंग, हम आपसे ट्रेनिंग कैसे लगता है, कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं? आदरणीय प्रमोद जी और जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको मुझ तक पहुंचा देंगे। कोई सवाल हो, उनसे नंबर चाहिए हो, वो देना चाहेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। और सर हमारा बिजनेस हमारे शहर उसके आसपास गांव तक ही सीमित है, उसे और आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो हम बिजनेस ला सके? मैंने आपसे शुरू में कहा, हर वो आइडिया जो आपके गांव की सीमा लांघ सके, शहर की सीमा लांघ सके, गांव, जिले की, प्रदेश की, वही आइडिया फॉलो कीजिएगा। जो आइडिया कहीं सिमट कर रह जाए, ज्योग्राफिकल एरिया में सिमट जाए, कल्चर में सिमट जाए, क्रीड में सिमट जाए, समय में सिमट जाए, कि नवरात्रों का आइडिया जैसा मैंने कहा, ऐसे आइडिया मत कीजिएगा। तो आइडिया फैलाने के लिए क्या कीजिए? मैंने आपको आइडिया बता दिया, आपको एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी और टीम में मैंने आपको 3-4 आइडिया दिया कि वो लोग कैसे हो, वो पैशनेट हो। मैं भी कैसे करता हूं, मैं आज जो माल बेच रहा हूं, आज मैं हिंदुस्तान भर में, तो कैसे किया मैंने? अभी हमने नया काम शुरू किया, इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर बना रहे हैं, स्कूटर बना रहे हैं। तो हमने क्या करना शुरू किया? हमने वो डीलर देखने शुरू किए जिनमें दीवानगी है, जो पैसे थोड़े कम है लेकिन है, काम करने की ऊर्जा है, बन जाएगी। तो पैसे से पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि लोग कैसे हैं। एक और बात याद रखिएगा, व्यापार में, एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छे लोगों से जुड़िएगा। मेरे को आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो निजी जीवन में चोर हो, झूठा, और व्यापार में बड़ा ईमानदार और सच्चा हो। आपकी पर्सनल क्वालिटीज बिजनेस में रिफ्लेक्ट होंगी ही होंगी। तो अगर कोई ऐसा आदमी आपको लालच आए कि ऐसे आदमी से जुड़ जाओ, चला ये है तो आड़ा तिरछा लेकिन काम ठीक है, प्लीज अवॉइड कीजिएगा। ऐसी टेम्पटेशंस आती है व्यापार में, लेकिन बचिएगा। उधार मांगने वालों से कैसे बचे? मत दीजिए, बड़ा सिंपल मामला है, कुछ मत कीजिए, उनको दीजिए मत। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सत्यनारायण फॉर योर अप्रिसिएशन। सर थैंक यू वेरी मच, आप सब जो कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। सर पार्लर की सेलिंग कैसे करनी चाहिए? पार्लर की, अरे किसी भी, देखिए पार्लर में जो आपके पास ग्राहक आ गए ना, उनको एक, मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं एक डिस्काउंट कूपन दे दूंगा कि मैडम अगली बार आप जब बाल बनवाने आएंगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट मिला। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तानी महिलाएं डिस्काउंट के लिए 2 कटोरी के लिए घर के खाते बैंकों में जाके खुलवा देती है। डिस्काउंट कूपन की स्कीम चला दीजिए और कहना भैया वैलेंटाइन डे पे बेहतरीन है, शादी के दिनों में 25%, और अगर आप बाल बनवाएंगे तो नेल पॉलिश फ्री है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगले दिन आपकी यहाँ भीड़ लग जाएगी। और बच्चों को कहना भैया जिस दिन फ्रेशर डे है या फेयरवेल पार्टी है उस दिन आ जाओ, देखो आप किसके एक पे एक फ्री। पार्लर का काम चलाना बहुत आसान है। गिफ्ट कूपन का सिस्टम रखिए और कुछ थोड़े से आइडियाज प्रमोट करते चलिए और कुछ ऐसी फोटो लगा दीजिए प्री पोस्ट। पहले एक वो, आप समझ गए, मैं कुछ भाषा सही रखना चाहता हूं अपनी, कि पहली तस्वीर ये देखिए और दूसरी देखिए। पहली को देख के बच्चे डर रहे हैं और दूसरी को देखकर पति भागे आ रहे हैं, कुछ ऐसी फोटो बाहर लगा दीजिए, फिर देखिए काम बनता है आपका। बहुत आसान है पार्लर का काम चलाना। सर कई बार हमारे पेरेंट्स को हमारा आइडिया समझ नहीं आ रहा और ये जनरेशन के वो तो रहेगा, सब जनरेशन में गैप तो क्रिएट होता रहेगा। हो गया सर?
चलने थे। तो पेरेंट्स को हमारा देखिए, पेरेंट्स का मैंने आपसे कहा हिंदुस्तानी पेरेंट्स है, वो जिस कल्चर में बड़े हुए हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, चादर देख के पांव पसारो, ये सब आपको आइडिया सुनने पड़ेंगे, लेकिन आपको मेरे जैसा ढीठ बनना पड़ेगा। मेरे पापा को मैंने जीवन भर ये जिताता रहा, मेरी तो मैंने कहा कैंपस सिलेक्शन ही नहीं होती, और फिर उनको झक मार के कहा क्या करें, मैंने सब ये आइडिया है इसको करता हूं। सिंसियर था, मैंने कहा ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा। पेरेंट्स को अगर विश्वास है कि हमारा बच्चा ईमानदार है, वफादार है, मेहनती है, तो आपके ऊपर जुआ निश्चित रूप से खेलेंगे। लेकिन अगर आप रात को 12 बजे आते हैं और महकते हुए आते हैं और उल्टी सीधी फोटो में मग की बियर की डांस करते हुए फेसबुक पे लगाते हैं, तो पेरेंट्स को भी डाउट होगा कि पता नहीं कैसे सर्कल में रहता है, पैसे दे या नहीं दे। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कॉलेज में ये कंपनी का मतलब है दोस्त, और व्यापार में ये मतलब है जो कंपनी आप खड़ी कर रहे हैं। हेलो, a man is known by the company. I am known by the company that I run, Ananya Package Private Limited. You are known by the friends you have. और मैंने वो बता दिया, डेस्टिनेशन कंपेनियन जरूर बनाइएगा, एक जैसे सपने देखने वाले, तो माँ बाप को भी समझ आएगा। पैशन चाहिए साहब, सब हो जाता है। सर एक ने कहा है कि सब कस्टमर बार बार हमारे पास आए प्रोडक्ट लेने, हम ऐसा क्या करें। पहली बात समझिए, 3 सवाल पूछता हूं और जल्दी जल्दी समझ लीजिए, और इसका आपको मतलब पता होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बायर, कंज्यूमर एंड कस्टमर? हेलो, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से देखिए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए बायर, कंज्यूमर एंड कस्टमर। सोचिए क्या फर्क है, और जब आपको समझ आए नहीं तो मुझसे पूछिए। पहला, जो आपकी सेवा पहली बार लेने आया वो बायर है। जो आपकी सेवा को, आपके प्रोडक्ट को पहली बार लेने आया वो बायर है। कंज्यूमर ना तो कंज्यूमर हो सकता है बायर हो, कंज्यूमर हो सकता है कस्टमर हो, कंज्यूमर हो सकता है इन दोनों में से कोई भी ना हो। जैसे बच्चे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम करते हैं उनके बायर उनके पेरेंट्स है। गिफ्ट जो है वो जिनको दिए जाते हैं उनके बायर कोई और होते हैं जो उन गिफ्ट्स को देते हैं, कार्ड्स को। तो कंज्यूमर वो है जो उस चीज का इस्तेमाल करता है, बायर वो जो उसे खरीदता है। कस्टमर कौन है? कस्टमर वर्ड आया है इंग्लिश के वर्ड कस्टम से। कस्टम मतलब प्रथा, आदतन, जो हम साल दर साल करते हैं, रिवाज, रिवायत। कस्टम वर्ड से आया कस्टमर। वैसे हिंदी में आजकल कहते हैं जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर। बैंकों में तो बहुत बहुत लागू होती है, बट अपन इस भाषा को थोड़ा बदलेंगे। आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप इसको बदलेंगे। आपके कस्टमर आपके पास आकर खुश हो। कस्टमर कौन? जिसको आदत हो कि वो आपसे बार बार ले। तो समझे कस्टमर भी कैसे बदलते हैं बायर को। पहली बार आपके यहाँ कोई खाता खुलवाने आया, अगली बार बच्चे का खुलवाने आया, कस्टमर बन गया। कार्ड लेने आया, कस्टमर बन गया। दोबारा लेने आ गया, कस्टमर बन गया। तो कस्टमर बार बार हमारे पास क्यों आए? दोस्तों एक बात गांठ बांध लीजिए और इस बात को, कस्टमर बार बार क्यों आएंगे? एक जमाना था जब हम 70 में 80 में बिजनेस शुरू किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर खुश हो। दूसरा बिजनेस का जब फंड आया 10 साल बाद, तो वो आया कस्टमर हैप्पीनेस। 2000 से 2010 तक आइडिया चला कस्टमर प्लेजर, कस्टमर की खुशी। लेकिन आज का जमाना आ गया, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, एज ए बिजनेस, कस्टमर एक्सटेसी। वो आपके यहाँ आकर खुश हो, वो आपके प्रोडक्ट को दूसरों को बताएं, वो आपके सेलिंग एडवर्टाइजमेंट हो, वो 4 लोगों को बताए कि यार ये काम कर सकता है। तो कस्टमर को कैसे डील करना है? मुझसे लोग पूछते हैं सर कस्टमर दुकान में आए उसे कैसे डील करें कि वो बार बार आए। एक टिप देके जाता और सब बच्चे गांठ बांध लीजिएगा। कस्टमर को ऐसे डील करना है जैसे वो दुकान में आए, तो उसे ऐसे डील करना है कि घर में लड़के की या छोटे भाई की शादी है और मेहमान आया है। हेलो, घर में लड़के की शादी और मेहमान आया, कैसे डील करते हैं? बस वैसे कस्टमर को डील करना। वो ही किंग है, वो सबसे बड़ा सम्मान आपको ये दे सकता है कि अपना ऑर्डर दे दे। बस मेरे यहां फैक्ट्री में चौकीदार से लेकर मुझ तक, एमडी तक, सबको मालूम है कि कस्टमर, और जैसे ही वो आता है तो हम पलक पावड़े बिछा के तैयार रहते हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा खेल है। कस्टमर को बार बार पाने के लिए सिर्फ ये करना है कि उसको ये एहसास रहे कि उसकी कीमत है, उसकी सुना बातों को सुना जाए और करें। और क्या सवाल है? परी कुरैशी, सर फैमिली जॉब के लिए परमिशन देती है पर बिजनेस के लिए नहीं मानती, कहती है लड़की हो, कैसे मनाएं? उनको बहुत सारी लड़कियों का एग्जांपल दीजिए, उनको जो बड़ी बड़ी मजूमदार हैं उनकी फोटो दिखाइए, समझाइए, और नहीं तो मेरे पास भेजिए, एक बार मेरे से बात करवाइए, मैं उनको समझाऊंगा कि क्या है। माँ बाप तो मना करते हैं, कौन सा आप सब बच्चे मान ही जानते हैं। माँ बाप तो शादी के लिए भी मना करते हैं, फिर भी अपने मन की करके मानते हैं ना, तो वैसे कीजिए, व्यापार भी कीजिए। जब करते ही हैं तो क्यों नहीं? जब जुनून होगा तो समझा लेंगे, फिर तो आप कर भी लोगे।
ये तभी तक उलझन है जब तक जुनून नहीं है। सर आप मेरे आदर्श हैं। भैया मैं किसी का आदर्श हूं, मैं अपनी घरवाली का आदर्श नहीं हूं। वो भी कहती है कभी कभी घर आया करो, तो वो छोड़ दो आप टेंशन। ये सब आदर्श का चक्कर छोड़ दीजिए, अपने आदर्श खुद बनिए। बड़े बड़े सपने पालिए, बड़े सपने अपने आदर्श बनिए। जब वो शीशे में आप सुबह उठ के शक्ल देखें तो आपका मन कहे कि यार इस आदमी को बड़ा आदमी बनना है, बस बेहतरीन काम बन गया आपका। सो लोग आपका फायदा उठाते हैं सर। इससे दो बात प्रूव होती हैं कि अगर लोग आपका फायदा उठाते हैं, लोग आपको यूज करते हैं, तो इससे दो बातें प्रूव हो गई कि आप तो यूजफुल हैं। यूजलेस का कोई फायदा उठा सकता है, उसको कोई यूज कर सकता है? तो पहले तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए अगर किसी ने आपको यूज किया है कि आप यूजफुल आइटम है, तब तो आपको कोई यूज कर पाए। दूसरा, याद रखिए उस आदमी को, उस हरकत को याद रखिए। आदमी को भूल जाइए, हरकत को याद रखिए, बस। आदमी से कोई दिक्कत मत रखिए। तो फायदा है, कोई बात नहीं। बहुत लोगों ने मेरा भी फायदा उठाया, पर मेरा क्या फायदा उठाया? मैं तो फिर ग्रो कर गया। हालात वक्त फायदा उठाएंगे, ऐसे कुछ होते हैं, मत चिंता कीजिए। उनकी वजह से मैं अपने ढंग को, अपने काम को, अपने व्यापार को, अपने प्रोडक्ट को नहीं बदलने वाला हूं। इस बात को ध्यान रखिए। किसी की नेगेटिव क्वालिटी आपको आपके सफर की दिशा और दशा तय करने के लिए मजबूर ना करे, इस बात को गांठ बांधिए। मिलेंगे व्यापार में ऐसे लोग। पार्टनरशिप डीड नेसेसरी है। अगर आपने पार्टनरशिप में बिजनेस किया है तो उसको रजिस्टर करें। रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज क्या पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करवाइए। दैट इज ऑथेंटिक पार्टनरशिप डीड। अगर दो पार्टनर हैं तो समझिए दो पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड तो जरूर होनी चाहिए रजिस्टर, क्योंकि बाइलेटरल एग्रीमेंट है जिसको एक नोटिस से तोड़ा जाता है। और दो से ज्यादा तीन पार्टनर हैं तब कई बार चल भी जाता है। बट ये छोटी छोटी लीगल बातें हैं, इनको ध्यान रखिए, काम आएंगे। सर जो खुश है और ले नहीं रहे उनका क्या करें? उनसे से पूछिए जाके कि भैया आप खुश तो ले क्यों नहीं रहे। उनसे जाके पूछिए, समझिए, बात कीजिए, दोस्त बनिए ना। मैंने कहा डायग्नोस कीजिए डॉक्टर से। मैंने आपको क्या कहा? डॉक्टर के आप जाओ, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, तो वो कभी ये कहता है कि लिटाओ पेट फाड़ो साले का, देखते हैं अंदर क्या। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। पूछता कब से उल्टी हो रही है, क्या दर्द हो रहा है, क्या खाया था, कल क्या लिया। वैसे ही सवाल कीजिए उनसे जो खुश है और नहीं ले रहे हैं कि भैया क्या करने की जरूरत है। सर ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या करें जिनकी डिमांड पहले तो थी पर बाद में नहीं है, और हमारे देखिए सब वक्त बदल रहे हैं, काफी स्टॉक हो गया, डिस्काउंट पे बेचे, डिस्काउंट से लगा दिए। मेरे यहाँ भी इकट्ठा हो जाता है। ये संभावना है कि कई बार ऐसे प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाएं जिनकी शुरू में बहुत डिमांड थी, बाद में कम हो गई है। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, डिस्काउंट से लाइए, किसी और प्रोडक्ट के साथ पिचअप कर दीजिए, गिफ्ट करवा दीजिए। मेरा कुछ गद्दे अटक गए थे, मेरे यहाँ फायर हो गई थी फैक्ट्री में, करोड़ों का माल डूब गया था अभी 18 अप्रैल को। लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत सारा माल खराब हो गया, तो हमने उसको कैसे बेचा? हमने उसको कुछ फर्नीचर वालों के साथ टाई अप करके डिस्काउंट पे दे दिया। उन्होंने लपक के डिस्काउंट पे ले लिया, हमने दे दिया उनको। स्कीम्स के साथ चला दिया कुछ लोगों की, कुछ दूसरे शहरों में बिक जाएगा। पीछा छुड़ाइए, पड़ा रहेगा तो डेड होता चला जाएगा, खराब हो जाएगा। जल्दी से जल्दी उससे पीछा छुड़ाइए जो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, नहीं तो पड़े रह जाते हैं, डेड हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, लोगों के सिस्टम्स, कंप्यूटर्स ढेर लगे पड़े हैं घरों में, दुकानों में, जो कि बेकार हुए हैं, यूज नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। जितनी जल्दी पीछा छुड़ाएंगे उतना फायदे में रहेंगे, और नहीं तो कचरे का ढेर इकट्ठा होता रहेगा। बचिए, ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है कि वो अलर्ट रहे। हम कैसे अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। लड़कियों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, वो और हर बिजनेस जो लड़के करते हैं। सर किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है सर। मैंने कहा बेनिफिट्स बताइए और पैकेजिंग अच्छी रखिए। पैकेजिंग, ये कपड़े जो हमने पहने हमने पैकेजिंग है, जो ईश्वर ने हम बनाए थे वो बड़े गंदे हैं देखने में, लेकिन जब तक आदमी बोलता नहीं है तब तक उसके कपड़े बोलते हैं। तो पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मौके के हिसाब से पैकेजिंग, अपनी भी पैकेजिंग कीजिए। आप सोच के देखिए, आप किसी बैंकर, आपको किसी को 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने हो, एक आदमी चप्पल पजामा फटकारता हुआ आ जाए गंदे से पहन के और एक पैंट शर्ट टाई वाई पहन के आए, किसको पैसे देंगे? कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पैकेजिंग से कॉन्फिडेंस आता है खरीदने वाले को कि हाँ मैं ले सकता हूं। अपनी पैकेजिंग भी अच्छी रखिए, वक्त के हिसाब से रखिए, और दूसरों की पैकेजिंग भी अच्छी रखिए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग वक्त के हिसाब से लगे। झूठ बोलना तो कभी सही नहीं है सर। झूठ बोल के बचा हुआ माल करके, मैं जीवन में झूठ का वोटरी नहीं हूं। सीधा सच बोलिए, पक्का वोटरी हूं इस बात का। नहीं काम करता है, देर से मुंह पे आके गिरता है, बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है। मेरा मोबाइल नंबर आपको डॉक्टर साहब देंगे। आपके पास मोबाइल नंबर है? हाँ सब है, बिल्कुल है। पैशन की पहचान कैसे करें? सिंपल सर, सब लोगों के लिए, आज के 6000 बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, पैशन की पहचान कैसे करें? बड़ा सिंपल है। अगर कोई चीज आपको एक बार नींद से जगा दे तो समझ लिए सपना देख लिया। दूसरी बार उसी सपने को देखकर नींद खोल जाइए तो देख लीजिए कि
दीवानगी पैदा होगी, और तीसरी बार उसी सपने से पैशन पैदा होगी। तो पैशन कैसे पता लगेगी? अगर किसी बात के लिए आपको रात को ये लगता है लेटे लेटे यार कब सुबह और मैं काम शुरू करूं, समझो पैशन हो गई। किसी काम को करते करते आपको समय का एहसास हो, अरे बाप रे 2 घंटे निकल गए, समझ लीजिए पैशनेट है उस काम के लिए। किसी काम को करते हुए आपको थकान का एहसास हो, अरे बाप रे ऐसा लगे और बाप रे 3 घंटे बीत गए, समझे उस काम के लिए पैशन है। जब करते हुए किसी काम को आपके मुंह से शिकायत ना निकले, यार जगह कम है, टाइम कम है, पैसा कम है, यार बैठे बैठे फंस गया हूं, समझ लीजिए पैशन है। तो पैशन के 4 पैरामीटर है, रात को नींद ना, और ये जोश कब सुबह और यार इस काम में लगो, समझे उस काम के लिए पैशनेट है। शिकायतें ना आए, समय के संसाधनों के अभाव, सुखों का अभाव, समझिए पैशनेट है। करते हुए समय का एहसास ना हो, कब समय निकल गया पता ना लगे, तो समझिए पैशनेट है। और डूब जाए उस काम को करने में और मजा आए, तो समझिए पैशनेट है। तो पैशन की पहचान बड़ी सिंपल है, देख लीजिए आपको ऐसा करने में किस में मजा आता है। तो चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, लेकिन मेरे को लगता है मेरा समय हो गया है और मैं इस बात को विराम देता हूं। आपके सवालों के लिए बताता हूं, प्लीज रिपीट 3 फैक्टरीज यू टोल्ड अर्लियर। तो मैंने आपको 3 फैक्ट्री बताई थी कि दिमाग में आइस फैक्ट्री, मन हमेशा दिमाग शांत रहे। दूसरी आपको कहा था जबान पे शुगर फैक्ट्री, आपके मुंह में शुगर, हमेशा मीठा बोलने की आदत हो। मुस्कुराहट हर पे चेहरे रहे। चाइनीज कहावत है, उस आदमी को जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। ए मैन विदाउट स्माइल शुड नॉट ओपन ए शॉप। अगर व्यापार करना चाहते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट चिपकाए रखने की आपको बेहतरीन आदत हो। और तीसरी फैक्ट्री कही थी, स्टील फैक्ट्री इन योर हार्ट। अगर दिल में फौलाद जिगर नहीं है, तखत और धोखे, चोटें खाने की, लॉस सहने की हिम्मत नहीं है, तो फिर आप मत डालिए। लोहे की फैक्ट्री आपकी हेल्प करेगी। आईपीआर के बारे में अलग से एक सेशन होता है, कभी फिर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच रजनी जी फॉर एप्रिसिएशन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे बेहतरीन बिजनेसमैन बनिए, बहुत सारा पैसा कमाइए, बहुत सारे लोगों का जीवन सुधारिए। इतनी ऊर्जा से मुझे सुनने के लिए, आपका समय देने के लिए, थैंक यू मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अग्रवाल सर। और जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको प्रॉमिस किया था, मैंने वचन दिया था कि बहुत ही ऊर्जावान सत्र ये होने वाला है। और जो प्रश्न है उनको देख करके मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने भी हमारे सत्र हुए उसमें बहुत अच्छे प्रश्न जो हैं वो आए हैं। ट्रेडिशनली शायद कोई यदि इसको पढ़ाता एसेंशियल रिसोर्सेस को, तो वही जो कक्षाओं में हम पढ़ते हैं, भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस, वही शायद हम पढ़ते रहते। लेकिन उस सब से इतर, वो तो सब जगह उपलब्ध है, वो सब तो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ हमें नहीं मिलता वो आज रिसोर्सेस के रूप में अग्रवाल साहब ने आपको दिया है, और वो ही रिसोर्स सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो 3 फैक्ट्रियों की बात की है जो आप में होनी चाहिए, आपको हमारी बच्चियों को बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि वो सब काम जो एक पुरुष कर सकता है, एक जो लड़का कर सकता है, वो सारे के सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो लड़कियां भी कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जानते हैं कि भारत की जो हमारी बच्चियां हैं वो उनने ही पूरा का पूरा आकाश नापा हुआ है। अभी आपने जब सुना होगा, हम गर्व से हमारा सीना फूल गया कि जो एक पूरा महासागर को पार करके नॉन स्टॉप जो फ्लाइट है वो हमारे ही एयर इंडिया की 3 जो हमारी महिला पायलट्स हैं उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया। तो ऐसे एक नहीं, हमारी बेटियों के लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे काम है। आज भोपाल में भी एक बच्ची है, ऐसे ही नाम ले लेता हूं जो कि मेरी परिचित है, पूजा वत्स है। पूरे सेंट्रल इंडिया की जो ऑटोमेटिक एक फर्नीचर प्लांट है उसने डाल दिया, यही भोपाल में डाल दिया। अच्छी खासी दिल्ली के फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ी हुई बच्ची और फर्नीचर की फैक्ट्री डाल करके आज झंडे गाड़ रही है, वो बच्ची काम कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे आपके सामने मौके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस तय करने की बात है। और जो पैशन जिसका उदाहरण अभी अग्रवाल साहब ने आपको दिया, वो पैशन आपका बस पहचान लीजिए। उन लक्षणों से आपका पैशन समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको इस बहुत अच्छी लिसनिंग के लिए और बहुत अच्छे इंटरेक्शन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके मेंटर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो लोग भी लगातार
हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इसी उत्साह और उमंग के साथ हम मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हमारे शासकीय महाविद्यालयों के वो खुद स्वरोजगार के क्षेत्र में आए और आगे बढ़ें, ऐसी ही हमारी जो कामनाएं हैं। आप सबको मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं और आज के आपके इस सत्र को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।